जिनकी आज पहली क्लास है, सर आपका नाम बताओ। बैठ के आराम से यार, बैठ के बताओ। हिमांशु नवल जी, कहां से आप ऑनलाइन थे क्या? हाँ, नाम याद है मेरे को। पीयूष, आगे पीयूष भवनानी। आपने 11-12 कहां से? सेल्फ किया था आपने, जोधपुर से हैं आप? ओके, एक एक करके। सुखविन, अरे यार सुखविन, खुशी भी जीत भी, अरे जीवन में और चाहिए ही क्या। गुड, कहां से आप? जोधपुर से। 11-12 कहां? ओके सर। हर्ष, आपको ऐसे देखा देखा लग रहा है। हाँ ओके हर्ष जी, क्या हाल है? बढ़िया है सब? बढ़िया गया एग्जाम? सर आप? हर्ष या अर्श? हर्ष वैष्णव। आप 11-12 कहां से? ओके, और कौन है आज? भव्या। ओके, आप 11-12 कहां से? सेल्फ किया था आपने, जोधपुर से यहाँ। गुड, और बाकी सब पुराने? आप किनको देना है ये दोनों? क्यों मैम, आप पहले आ गए तो आप नहीं बताओगे ना? जागृति दीजिए। 11-12 कहां से? अच्छा, जोधपुर थे आप। चलो भाई, तो हम लोग, एक तो आप पीछे दरवाजा बंद कर दो, फिर मारेंगे अपन इनको। ठीक है भाई, चलो तो हम लोग जो टॉपिक आज चालू करेंगे वो है जेनेटिक्स, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हेडिंग डाल देंगे जेनेटिक्स। दुकान लगा दो, मैं बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 9 पेन। You're so funny, प्रशांत, at times. अरे मार्कर कहाँ है रे? ठीक है भाई, तो हम हेडिंग डाल देंगे जेनेटिक्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। हे भगवान, मारा। सर हाउ आर यू? ऑल गुड? हैं? कितने सीधे हैं यार वो, देखो आप। ऐसे आपने देखा है वो इनोसेंस ऐसे टपकती है ऐसे। मैम आज क्या पहली क्लास है आपकी? नहीं, कब आए आप? मेरी पहली क्लास है आज। तो आप नाम बताओ। वेरोनिका? अरे तेरी, हाँ ये हॉरर मूवी का भी फिल्म का नाम है। प्रशांत जी का एक दांत ऐसे टूट गया, हॉरर फिल्म देखते आधा। बैठे बैठे। अभी चल्लू ही नहीं हुई, अभी होगी। अभी मतलब हेडिंग डाल रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है भाई, तो जेनेटिक्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। मेरे को एक एक करके, सबसे पहले तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है? मेरे को नहीं मालूम। मेरे को आपसे कोई पूछे जेनेटिक्स का मतलब? शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब इन्होंने दो टर्म्स यूज किए हैं। देखो, जेनेटिक्स ऑब्वियसली बात है, एक स्टडी है, ठीक है? तो अब आवाज, जेनेटिक्स का मतलब बिल्कुल सही है, स्टडी, और दो चीजों की स्टडी। बिल्कुल उन्होंने कहा हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ये दो टर्म्स आए हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड, आप क्या आज पहली क्लास? आप वापस आए हो क्या बाहर जाके? ऐसा क्यों? बॉर्डर चेंज कर लिया आपने? चलो एक मिनट। जेनेटिक्स का मतलब हमारे पास हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी है। दो टर्म्स है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? वेरिएशंस का मतलब क्या है?
ठीक, सही। मतलब जब कैरेक्टर्स या लक्षण या ट्रेट्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं तो हम उसे हेरिडिटी कहते हैं। मतलब हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टर्स हम में आए हैं, हमारे कैरेक्टर्स हमारे बच्चों में जाएंगे, उनसे उनके बच्चों में जाएंगे, तो ये एक पीढ़ी से यानी एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। अब दूसरा सवाल है, जब ये कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, जैसे मॉम डैड के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में आए, बच्चों के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में जा रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसमें कैरेक्टर्स बिल्कुल हूबहू एक तरह से जा रहे हैं? नहीं, चेंज आ रहा है। मतलब मम्मी पापा के कैरेक्टर्स जब बच्चों में जा रहे हैं तो हल्का बदल के जा रहे हैं, फिर बच्चों से उनके बच्चों में जा रहे हैं तो बदल के जा रहे हैं, क्योंकि बदल के नहीं जा रहे होते तो क्लोन्स बनते। इसका मतलब जो बदलाव या चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? कल से कितनी बजे आऊं मैं, बता दो आप। हैं, मैं कल से कितनी बजे आऊं? बंद करो दरवाजा। और एक तो एसी सारे ऑन है। ये आप अभी आप रजाई ओढ़ रहे हो तो दिसंबर जनवरी में क्या करोगे आप? ठीक है, एक मिनट अब ध्यान देंगे वापस। तो हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स का हमको बताया कि जेनेटिक्स का मतलब ये स्टडी है हेरिडिटी और वेरिएशंस की। हेरिडिटी में हम कुछ नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वो कहां से कहां, एक पीढ़ी से, एक जेनरेशन से अगली जेनरेशन पर मूव करते हैं या जाते हैं। और जब कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उसमें कुछ बदलाव या चेंजेस आते हैं, और उस बदलाव या चेंजेस को क्या कहते हैं? वेरिएशन। मेरा सवाल है कैसे? मॉम डैड से मैं दरवाजा खुला ही रखो, मैंने गलत बंद कराया। सर आपकी आज पहली क्लास है? नहीं 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 नहीं। नाम? खुशवंत जी। 11 12 कहां पे? ओके, गुड। हाउ आर यू? तो आप गुस्से में क्यों रहते? नहीं है ना? खुश हैं? हाँ, मेरा ये सवाल है कि जब कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, माँ बाप से बच्चों में जा रहे हैं, बच्चों से उनके बच्चों में जाएंगे, तो ये जो बदलाव या चेंजेस की हम बात कर रहे हैं ये कैसे आते हैं? एक ने बोला क्रॉसिंग ओवर, एक ने बोला रिकॉम्बिनेशन। फर्क? क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, दो टर्म्स आए, दोनों में फर्क? करेक्ट, कोई फर्क नहीं। क्रॉसिंग ओवर को ही हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं या रिकॉम्बिनेशन को ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे बताओ, आप लोग 11 12 पढ़ के, ये क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, कब होती है, क्यों होती है, कब होती है? शाबाश। मियोसिस फर्स्ट में या मियोसिस सेकंड में? मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। इसका मतलब जब मां में या फादर या पिताजी में गेमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनेंगे और एग बनेगा, तो गेमीट्स बनने के दौरान मियोसिस होगा। मियोसिस के प्रोफेज वन में पैकाइटीन स्टेज होगा, पैकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो कब होगा? जब गेमीट्स बन रहे होंगे। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में? ये क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन का मतलब, ठीक है सर, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में? शाबाश, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी आज बात करेंगे अपन इसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो डीएनए का एक्सचेंज होगा उससे कुछ चेंजेस आएंगे, नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो नए कॉम्बिनेशंस आगे की पीढ़ी में जाएंगे। तो इसका मतलब वेरिएशंस का पहला सिस्टम आपने सही बताया, क्रॉसिंग ओवर। और ये हमेशा होगा, हमेशा, हर पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी, हर पीढ़ी में जब गेमीट्स बनेंगे और गेमीट्स बनेंगे तो क्रॉसिंग ओवर होगा। ये वेरिएशन हमेशा आएगा,
इसलिए इसे कहते हैं कंटिन्यूअस। कोई और तरह से वेरिएशन आता है, म्यूटेशन। लेकिन म्यूटेशन ऐसा तो है नहीं कि हर पीढ़ी में आएगा, कभी आए कभी ना आए, कभी सालों में ना आए, कभी लगातार आ जाए, तो आपके पास रैंडम है। तो इसलिए दूसरा जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो म्यूटेशंस, लेकिन हमें नहीं पता वो रैंडम है, इसलिए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि जेनेटिक्स में हम लोग कैरेक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैसे जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो ये नए कॉम्बिनेशन या चेंजेस के माध्यम से जाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि जब ये कैरेक्टर्स क्या हो गए, स्किन कलर हो गया, पर्सनालिटी हो गई, हाइट हो गई, मतलब हम कहते हैं ना यार तेरे मम्मी पापा लंबे हैं तो तू भी लंबा ही होगा, पापा में या कलर वीटिश है तो तेरा भी चांसेस है कि वीटिश ही होगा। तो इसका मतलब ये कैरेक्टर्स जो हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, किस रूप में, मतलब स्किन कलर है तो स्किन कलर का कैरेक्टर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में किस रूप में गया, जीन्स। तो इसका मतलब ये जो कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं ये किस फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक। अब जीन क्या है, शाबाश, गुड। मतलब ऐसे आंख बंद करो और मैं आपसे बोलूं ऐसे एक जीन को इमेजिन करो, तो क्या इमेजिन करोगे, डीएनए का डबल हेलिक्स। ठीक है ना, ऐसे बक्से वक्से नहीं, ये जीन सब दिखती कैसे, दिखती कुछ नहीं, हमें सबको पता है ये आपके पास क्या है, ये डीएनए है, ये डबल हेलिकल डीएनए। इसको डिस्कवर किया था ना वॉटसन एंड क्रिक ने जब, तो क्रिक की ऑटोबायोग्राफी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें जब इन्होंने पहली बार डीएनए डबल हेलिक्स को देखा तो पहला स्टेटमेंट जो क्रिक के मुंह से निकला वो क्या था, सॉरी, द स्ट्रक्चर सो ब्यूटिफुल जस्ट हैड टू एग्जिस्ट। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब एनी इनपुट्स, ऐसा कोई, द स्ट्रक्चर सो ब्यूटिफुल, और मेरे को ऐसे अनुवादन नहीं चाहिए हिंदी में, ऐसी खूबसूरत संरचना होनी ही थी, यह अनुवादन है, भावार्थ नहीं। ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई पोएट वर्ड नहीं है, कोई डायरी वायरी नहीं लिखते हो आप लोग, मेंटेन नहीं करते डायरी में, माय डायरी, टुडे वाज माय, अंकित जी कहाँ हैं, गुड यार। नहीं बट एट दिस पॉइंट ऑफ, मतलब एट दिस एज यार आप लोगों को ऐसे एटलीस्ट आई फील कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, मतलब आपका कोई भी थॉट है या कोई भी मेमोरी है या कोई भी इवेंट है, गुड, मतलब होना चाहिए एटलीस्ट ये, मतलब आगे जाके 5 साल बाद या 10 साल बाद व्हेन यू लुक बैक एट योर डायरीज तो बहुत इट वुड बी अ लॉट ऑफ फन। मतलब कोई भी इवेंट है या मेमोरी है या एक्टिविटी है या थॉट है तो वो आप पेन डाउन करा करो, अच्छा रहता है। चलो उस पर अपन बाद में आएंगे, ये तो यार थोड़ा तो आप भी यार ऐसे, मतलब लिटरेचर की क्लास तो है नहीं है लेकिन फिर भी सोचो भाई, उन्होंने ही देखा, उनको लगा यार बेहतरीन संरचना है, मतलब ऐसी ना होती तो दुनिया में कुछ कुछ कमी रहती ना, मतलब उन्होंने कहा दिस स्ट्रक्चर, मतलब ये, मतलब अगर दुनिया इतनी खूबसूरत है तो इस खूबसूरत दुनिया में ऐसी खूबसूरत संरचना तो होनी थी, नहीं होती तो दुनिया में कुछ कमी रह जाती। आप एक काम करो, आप आज ले लो, आप आज शाम को मैं आप बात कर लूं घर पे कि सर इनको रखा है हमने, ये आप हर क्लास में ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे। सुबह कहाँ जा रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं सर क्लास में जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं सर, मैं एसी ऑन कर, ओ चलो एक मिनट।
तो ये हमारे पास मैंने क्या बनाया, ये एक डीएनए है, ठीक है, और आप सबने बोला कि जीन भी कुछ नहीं है, डीएनए का सेगमेंट है। तो मैंने एक डीएनए का ये सेगमेंट ले लिया, मान लेते हैं मैंने यहां से लेकर यहां तक, ये एक डीएनए का सेगमेंट है। डीएनए केमिकली क्या है? अच्छा, अपन ने पूरा प्रोटीन पढ़ा, कहां लिखा डीएनए? नाक कटवाओगे बाहर जाके मेरी। न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल इसलिए पढ़ते हैं ढांचा शुरुआत में। प्रोटीन्स हमने पढ़ा है, एंजाइम्स हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा है, लिपिड्स हमने पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा था? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किस तरह का बायोमोलिक्यूल है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? क्या लूप बना रहे सर? डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए। बेहतरीन, क्या लूप बनाए देखो आप। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ठीक है, अगेन न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। यार देखो अब इसलिए मैंने हर कोई चीज केमिकली तो कुछ ना कुछ होगी। अब बायोलॉजी में हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो या तो प्रोटीन होगा, या कार्बोहाइड्रेट होगा, या लिपिड होगा, या न्यूक्लिक एसिड होगा। प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, उससे बनने वाले कंपाउंड्स हैं। लिपिड्स क्या है? फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, या एस्टर्स हैं, एसिड और अल्कोहल के। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। और इसीलिए मैं न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की बात करूं तो इसको एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी कह सकता हूं। तो अगर मैं डीएनए को एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कहता हूं, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, तो जीन भी केमिकली न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। जब मैं ए टी सी जी ए ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रीड कर रहा हूं, तो आई एम रीडिंग अ डीएनए, आई एम ऑल्सो रीडिंग अ जीन। तो जब जीन केमिकली डीएनए ही है, जीन केमिकली एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही है, तो उसको डीएनए ही कह देते, फिर जीन क्यों कहा? शाबाश, वेरी गुड। देखो आज अपन सिर्फ बेस बनाएंगे जेनेटिक्स का, ताकि अपन को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। हम सबको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मालूम है कि जो डीएनए होता है, डीएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस में ट्रांसफर होती है? एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जिसको। और एमआरएनए आगे चलकर क्या बनाता है? प्रोटीन, ट्रांसलेशन। डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में जा रही है? प्रोटीन में। ये हमको पता है। अब देखो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है जेनेटिक्स, और नेक्स्ट चैप्टर होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम दोनों को एक बार ऐसे रिलेट कर रहे हैं। चैप्टर अलग अलग है लेकिन दोनों पर अपन ऐसे ओवरलैप करेंगे। अब सुनना, हम शुरुआत तो क्लासिकल जेनेटिक्स की करते हैं, मतलब क्लासिकल जेनेटिक्स वाली मेंडल की जेनेटिक्स हो गई। अब आप सोचो, मेंडल 1856 से 1863, ये 7 साल उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, गार्डन पीपर किए थे, और कुछ कुछ चीजें जबरदस्त थी मेंडल की। मतलब मेंडल ने जीन शब्द तो यूज नहीं किया था, मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर्स। लेकिन मेंडल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि हर एक कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर, हाइट, सीड शेप, सीड कलर, कोई भी एक कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? एक जीन। मेंडल ने ये कहा, और हम ये मान के चलेंगे शुरुआत में, बाद में इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे, बट अभी के लिए हर एक लक्षण, हर एक कैरेक्टर को कितनी जीन कंट्रोल करेगी? एक। अगर सीड का शेप है तो उसको कितनी जीन कंट्रोल करेगी? एक। सीड का कलर है, कौन कंट्रोल करेगा? एक जीन। स्टेम हाइट है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? एक जीन। तो हर एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करती है। कैसे? हाइट को जीन कंट्रोल कर रही है, कैसे? सीड शेप को, शाबाश। आज हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक जीन। कैसे? वो जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एमआरएनए में,
एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन या एंजाइम, क्योंकि एंजाइम भी केमिकली प्रोटीन है। ये प्रोटीन या एंजाइम सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है तो हाइट बढ़ रही है। इसका मतलब हर जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। कैसे? प्रोटीन बनाकर। तो अगर एक डीएनए या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और अगर एक डीएनए या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रोटीन बना रहा है, तो उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या जीन, उस डीएनए को क्या कहोगे? जीन कह देंगे। मतलब अब आप मुझे बताना, ये मैंने वापस एक न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए बनाया और मैंने इस डीएनए को कितने हिस्सों में? 1 2 3 4 5। इस डीएनए को मैंने कितने सेगमेंट्स में बांट दिया? 5 सेगमेंट से 1 2 3 4 5। अब वो मैंने जंबल कर दिया, बट ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये डीएनए सीक्वेंस प्रोटीन या एंजाइम बना रहा है। ये डीएनए सीक्वेंस प्रोटीन और एंजाइम बना रहा है। ये डीएनए सीक्वेंस प्रोटीन और एंजाइम बना रहा है। मतलब इनमें से 1 2 3 4 5 मैं किन किन डीएनए सेगमेंट्स को जीन कहूंगा? 1 को कहूंगा, 5 को कहूंगा, 3 को कहूंगा, क्योंकि ये तीनों डीएनए सेगमेंट्स प्रोटीन बना रहे हैं। कौन प्रोटीन नहीं बना रहा? 4 और 5 नहीं, 4 और 3, 4 और 2, 4 और 2 डीएनए सेगमेंट से जो प्रोटीन नहीं बना रहे, तो ये जीन नहीं है। इसका मतलब इस सिस्टम से हम क्या कह सकते हैं? एवरी जीन इज अ डीएनए, बट एवरी डीएनए इज नॉट अ जीन। हर जीन डीएनए सेगमेंट है। ऐसा कोई जीन है क्या जो डीएनए है ही नहीं? है। लेकिन ऐसा डीएनए है जो जीन नहीं है? है। अगर डीएनए प्रोटीन नहीं बना रहा तो उसको आप जीन नहीं। तो एवरी जीन इज अ डीएनए, बट एवरी डीएनए इज नॉट अ जीन। इतना सबको क्लियर है? एक बार मतलब आप आंख बंद कर इमेजिन करो, पिक्चर क्लियर है कि हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक्स क्या है। फिर हमने बात किया कि जेनेटिक्स में जब कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं तो उसको इनहेरिटेंस को हम हेरिडिटी कहते हैं, और जब वो ऐसे जा रहे हैं तो उसमें चेंजेस होकर जा रहे हैं, जिसको हम वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस का सबसे कॉमन कारण है हर पीढ़ी में क्रॉसिंग ओवर होता है गेमीट्स के दौरान, तब वो चेंजेस आ रहे हैं और अचानक से म्यूटेशंस आ सकते हैं। फिर हमने देखा ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में किस फॉर्म में जा रहे हैं? एक पार्टिकल एक फॉर्म में जा रहे हैं जिसको हम जीन कहते हैं। फिर हम देखें जीन है क्या, तो जीन एक फिजिकल चीज तो है, एक एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं कैसी हमने एक बना ली है, एक कल्पना कर ली है कि जीन मान लेते हैं, नहीं। एक सॉलिड चीज, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने क्या कह दिया? डीएनए। तो जीन आपके पास केमिकली एक डीएनए है। सारा डीएनए जीन है? नहीं, केवल वही डीएनए जीन है जो प्रोटीन बना रहा है। क्लियर है इतना? इसमें किसी को डाउट कोई? लिखो। सबसे पहले जेनेटिक्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी of heredity and variations। एक सवाल अच्छा है कि सर कुछ डीएनए का सीक्वेंस ही प्रोटीन्स को कोड करता है, सारा डीएनए कोड क्यों नहीं करता? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट याद है? अपने पास केवल 2% से कम जीनोम ही प्रोटीन्स को कोड करता है। हमारा ज्यादातर डीएनए नॉन कोडिंग है, प्रोटीन्स को कोड नहीं करता। ठीक है,
It is defined as the study of heredity and variations. सबसे पहले हम heredity. It is the inheritance or transmission it is the inheritance or transmission of characters, inheritance or transmission of characters from one generation to another. Inheritance or transmission of characters from one generation to another. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. फिर वेरिएशंस. It refers to the changes. It refers to the changes arising during the transmission of characters. It refers to the changes arising during the transmission of characters. During the transmission of characters. और इन वेरिएशंस की आप दो कैटेगरीज लिख सकते हो. कंटिन्यूअस वेरिएशन, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर, या जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं. और डिसकंटिन्यूअस. लिख लिया. आगे फिर हम डिफाइन करेंगे जीन. पीछे अब हम डिफाइन करेंगे जीन. ठीक है. देखिए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. It is a segment of DNA that is nucleotide sequence. It is a segment of DNA that is a nucleotide sequence that codes for protein or enzyme. That codes for a protein nucleotide sequence. Nucleotide sequence that codes for a protein or enzyme. That codes for protein or enzyme. फिर एक नोट लिख लेंगे. Every gene is a DNA segment. Every gene is a DNA segment, but every DNA segment is not a gene. But every DNA segment is not a gene. ठीक है.
तो जीन क्या होती है ये हमने देख लिया। अब हम जेनेटिक्स में सबसे पहले, मेंडल जेनेटिक्स पढ़ने से पहले ये सारे टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला टर्म जो हम यूज करने वाले हैं, एक तो ये अलील्स नहीं होते, अलेल्स। मेरे को ऐसे चिढ़े गलत प्रोनाउंसिएशन से, ठीक है ना। ये अलील्स 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 अलेल्स, ठीक है, 2 एल आ जाते हैं, ये नहीं करना है। अलेल्स, और अलेल्स का फुल फॉर्म होता है आपके पास अलेलोमॉर्फ्स। अलेल्स का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। व्हाट आर अलेल्स? गुड, बिल्कुल सही। एक ही जीन के 2 अलग अलग रूप, एक ही जीन के 2 अलग अलग, या स्लाइट, जैसे उन्होंने कहा स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में टर्म है, एक जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कहते हैं? अलेल्स। अब मैंने जब ये पहली बार स्टेटमेंट पढ़ा तो मेरा पहला सवाल ये था कि अगर वो एक जीन के 2 स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो उसमें डिफरेंट क्या है? शाबाश, बेहतरीन। एक ही जीन के 2 अलग अलग रूप हैं, तो पहला सवाल तो आता है कि उनमें अलग अलग क्या है। तो अलग अलग पता करने के लिए जीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो जीन के ही 2 अलग अलग रूप हैं, तो उसमें अलग अलग क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। भाई आप ब्लू टी शर्ट पहन के आए हो, वो ग्रीन टी शर्ट पहन के आए, दोनों ने टी शर्ट ही पहना है, तो डिफरेंस किस में आया? कलर में। तो एक टी शर्ट के 2 अलग अलग कलर हैं, टी शर्ट मतलब जीन, और 2 अलग अलग कलर मतलब उसके 2 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जिसे हम कहते हैं अलेल्स। तो शाबाश, पहला तो बिल्कुल सही कि सर एक ही जीन के 2 अलग अलग रूप, या जिसको हम कहते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स, को हमने क्या नाम दे दिया? अलेल्स। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि सर इसमें अलग अलग क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलग अलग है। दूसरा सवाल है, ये जीन के जो अलग अलग अलेल्स हैं, ये आप कहां ढूंढोगे? जबरदस्त यार, मजा आ गया, वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे पेन ढूंढना होता है आपके बैग में, तो कहां ढूंढोगे? बॉक्स में ही ढूंढोगे, क्योंकि आपको पता है कि पेन का लोकेशन या पेन का जो जगह है वो बॉक्स ही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अलेल्स या जीन्स को अगर आपको ढूंढना है, तो अलेल्स कहां पर पाई जाती है? क्रोमोसोम्स। और जीन के अलेल्स किस में मिलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसको अपन ऐसे पिक्चराइज करते हैं, क्या मतलब? बॉडी का कोई भी सेल ले लेते हैं, मैंने कहा स्किन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला मेरे को, और स्किन ऑर्गन है, टिश्यू है, या क्या है? ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है, और लीवर नहीं है, लिवर है। लीवर तो काम आसान करने वाले। सर लीवर खराब हो गया मेरा, तो मैंने कहा नया ले लो। लीवर खराब, लीवर कैसे खराब होता है? लीवर मशीन है। खैर, तो मैंने एक स्किन सेल ले लिया अपना, ये एक मेरे पास स्किन सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। आपके शरीर के हर सेल डिप्लॉइड सेल है, कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे? 46 मिलेंगे। और ये 46 ऐसे जोड़े में मिलेंगे 23। मतलब मैंने कहा ये क्रोमोसोम, ये उसका पैर, ये क्रोमोसोम, ये उसका पैर, ये क्रोमोसोम, ये उसका पैर। मैंने यहां पर कितने जोड़े बनाए हैं? 3। कितने होते हैं? 23। 22 पैर होते हैं ऑटोसोम्स के, और XX और XY अलग है। बट आपके पास ये क्रोमोसोम्स का पेयर है, और ये जो क्रोमोसोम्स के जोड़े या पेयर्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? शाबाश, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस मतलब आपको एक बेसिक टेम्पलेट हमेशा पता होनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? ये अब फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम 1 है, ये उसकी कॉपी है। ये 2 है, उसका पेयर है। ये 3 है, उसका पेयर है। तो 1 and 1 डैश होमोलोगस, 2 and 2 डैश होमोलोगस, 3 and 3 डैश होमोलोगस, 1 and 2 नॉन होमोलोगस। हेट्रोलोगस तो क्या है? ये ऐसे ये हिंदुस्तानी किताबें कुछ होती है ना, ऑथर वो हेट्रोलोगस डाल देते हैं। हेट्रो टर्म यूज नहीं करते हम इसके लिए। होमोलोगस
या नॉन होमोलोगस स्टैंडर्ड रेफरेंसेस में। हेट्रो ठीक है, और जो होमो नहीं है वो हेट्रो। बट आपके पास ये होमोलोग क्रोमोसोम का पेयर, ये होमोलोग क्रोमोसोम का पेयर, ये होमोलोग क्रोमोसोम का पेयर, ये आपस में 2 और 3 नॉन होमोलोगस, 2n1 नॉन होमोलोगस, 3n1। ठीक, अब इसको स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस क्रोमोसोम के पेयर को बाहर निकाल दिया। तो ये क्रोमोसोम का पेयर मैं यहां पर बना देता हूं, बड़ा कर दिया। क्रोमोसोम्स आर केमिकली, भाई अब देखो नींव, मैं तो अब आप 11 मैं मान के चलो 11-12 आपको एक आपसे पूछा जाए व्हाट आर क्रोमोसोम्स, तो आप क्या डिफाइन करोगे? और ऐसे किताबी डेफिनेशन, सर दे आर यूनिट्स विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। क्या है? जैसे जीन हमको पता है सर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, अब तो फिर जीन भी वही थी। मतलब क्रोमोसोम इज केमिकली डीएनए, दैट इज इट, फुल स्टॉप। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। शाबाश। इन्होंने ऐसा थोड़ा ब्रॉड पिक्चर पेंट किया है कि सर न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम है, बिल्कुल सही। अब मैं इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज कर रहा हूं। क्रोमोसोम्स में डीएनए है, थोड़ा बहुत आरएनए है, तो न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। प्रोटीन्स के नाम पर हिस्टोन प्रोटीन्स है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस में क्रोमैटिन को डिफाइन किया गया है। तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन केमिकली तो एक ही चीज है, बिखरा हुआ है जब सेल के अंदर पूरा, तो वो क्रोमैटिन है। और डिवीजन के दौरान जब उसको मैंने समेट दिया तो वो क्रोमोसोम है। मैंने आपको एक हैंकी लिया और हैंकी को मैंने खोल दिया, पूरा बिखेर दिया, दैट इज क्रोमैटिन। और उसी हैंकी को मैंने ऐसे समेट दिया, क्रोमोसोम। हैंकी को बिखेरो या समटो, बना तो कपड़े से ही है, तो बिखरा हुआ हो या समटा हुआ हो, है तो उसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। कंडेंस फॉर्म, पैकेज्ड फॉर्म, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन क्रोमोसोम है। तो मैंने ये क्रोमोसोम है और डीएनए तो होगा क्रोमोसोम में। क्लियर? सही। अब सुनना, ये डीएनए प्रोटीन बना रहा है, ये डीएनए प्रोटीन बना रहा है, ये डीएनए प्रोटीन बना रहा है। तो हम क्या कहते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। सही। क्रोमोसोम मेनली डीएनए से बना हुआ है, वो डीएनए जो प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा उसी को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ये 1 2 3, ये मैंने कहा 3 जीन्स इस क्रोमोसोम पर हैं। इस हिसाब से वाई क्रोमोसोम पे कितनी जीन्स होती हैं? शाबाश, 231 जीन्स। क्रोमोसोम 1 पर कितनी जीन्स होती हैं? वेल डन, 2968 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दे रखा है। सबसे ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम 1 पे, सबसे कम जीन वाई पर। इसलिए ज़्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं जीवन में। वाई क्रोमोसोम हैज ओनली 231, एक्स क्रोमोसोम हैज मोर देन 2000। समझ रहे हो फर्क? जेनेटिकली अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। इनके पास एक्स है और एक नहीं है, पेयर है। अपने पास ना एक्स का पेयर ना वाई का। क्वालिटी की बात आई, आप सुनो, आपको मैं बताता हूं क्वालिटी। सर एक है तो क्या, पेयर नहीं है तो क्वालिटी। अब सुनो, इनका एक एक्स क्रोमोसोम, सुनो सुनो बता रहा हूं मैं, मतलब साइंटिफिकली प्रूव, ये इनके एक्स क्रोमोसोम में हल्का सा कोई डैमेज या म्यूटेशन हो जाए तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम से रिपेयर संभव है। अपना जो क्वालिटी वाई क्रोमोसोम में कोई डैमेज हो जाए ना तो कोई रिपेयर मैकेनिज्म नहीं।
तो आज के बाद से जब इनको मिले तो ऐसे झुक के, सर जेनेटिकली दे आर अ सुपीरियर स्पीशीज देन अस, दे आर। खैर, मैं कहां पे था? हाँ, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ये वाला फीचर है। अब मेरी एक बात सुनो, पैर के जोड़े हमारे पास, हाथ के जोड़े, तो अगर मेरे हाथ का एक पैर है या जोड़ा है, इसका मतलब इस हाथ पे जितनी भी अंगुलियां और अंगूठे हैं उसका भी पैर या जोड़ा है। तो इसका मतलब अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये जो क्रोमोसोम है इसका पैर है, तो इसका मतलब इस क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन्स हैं उसका भी पैर है। ये आप सोच रहे हो, ये सब आपको मेंडल ने बता दिया था, बाद में सिर्फ हमने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से सटन एंड बॉवरी ने और मॉर्गन ने मिलकर इसको, ही वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। मेंडल को तो लोग बीडेड बोलते थे, वो बोलते थे कि देखो शेप को एक है ना, ये शेप क्या है, राउंड और रिंकल्ड है, या कलर है येलो और ग्रीन है, इसको जीन्स कंट्रोल करते थे। तो दुनिया तो बेवकूफ है, बोलते थे क्या बेवकूफ बात कर रहा है, क्या कलर दो ही होते हैं क्या? हम देखो इंसानों को देखो, एक ही कलर है क्या, काला गोरा? नहीं, इतने सारे कलर्स हैं। तो वो मतलब बहुत वो इश्यू था। फिर बाद में मालूम चला कि अपने अंदर जो स्किन कलर है उसको एक जीन नहीं, हाँ 3 जीन पैर कंट्रोल करता है। लेकिन ये तो है ही है कि काफी जगह एक कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल करती है, तो चल वो बात की बात। तो इसका मतलब अगर हर क्रोमोसोम का एक पैर है, इसका मतलब उस क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन्स हैं उसका भी पैर है, और ये पैर अलेल्स हो गए। आप काफी बार इसको कैपिटल टी भी लिखते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिखते हो, स्मॉल टी भी लिख सकते हो। तो दो चीजें, पहली चीज अलेल्स क्या है? एक ही जीन के दो अलग अलग रूप हैं, इनमें अलग अलग क्या है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। और एक जीन के अलेल्स कहां पर मिलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम पोजीशन, या जिसको हम लोकाय या लोकस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था पुराना कि अलेल्स ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट ऑन, तो अलेल्स ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसकी केस स्टडी भी बनाते थे पहले, अब तो सवाल बहुत आसान है। अब केस स्टडी क्या बनाते थे कि देर आर, अब सुनना मेरे पास, देर आर, जैसे अब आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो कॉन्सेप्ट हमेशा बेस तो वही रहता है। देर आर 2 different nucleotide sequences. There are 2 different nucleotide sequences present at the same position of homologous chromosomes. What are they? Alleles. Different nucleotide sequences present at the same position ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या हो गए? दुनिया में मैंने फिर बताया था हमेशा सब हलवा है, सिर्फ रॉकेट साइंस है ईमानदारी से, नासा वाला जो काम हो रहा है या जो इसरो काम कर रहा है, रॉकेट साइंस है जिसमें सही बात में एक्चुअल में जो विच इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, और जो समझने के लिए आपको मतलब कुछ चाहिए, बाकी सब फर्जी है। ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री सबसे मां फर्जी, बायोलॉजी भी फर्जी, सब फर्जी है। फर्जी इन द सेंस, नॉट इन द रॉन्ग सेंस, फर्जी मतलब सब आसान है, बहुत आसान है, और अगर आसान नहीं कर पा रहा कोई तो प्रॉब्लम है। अलेल्स क्लियर? एक ही जीन के दो अलग अलग रूप, अलग अलग क्या? न्यूक्लियोटाइड्स, अलग अलग क्या? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस कहां मिलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम पोजीशन पर मेरे को अलेल्स दिख जाएंगे। ठीक, अब 2 और टर्म्स फिर लिखेंगे। 2 टर्म्स आते हैं हमारे पास, एक आता है होमोजाइगस कंडीशन, जिसको मैं कह सकता हूं प्योर कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, या जिसे मैं कहता हूं
दो टर्म्स है होमो, क्योंकि ये बहुत बार आएंगे। और ये देखो ये बेस है, उसके बाद मतलब सबसे आसान चैप्टर जेनेटिक्स है। कैसा ही न्यूमेरिकल आया, आप एक समय ऐसा होगा कि आप किताबों में गलतियां निकाल लोगे। कौन सी किताबों में? स्टैंडर्ड रेफरेंसेस में नहीं ना, ये जो मार्केट में बिकती है पैसा कमाने के लिए, 200 500 800 1000 1200 आपकी यूनिवर्सल ने, MTG ने, ये 50 ये जो किताबें निकलती है ना, इनमें गलतियां निकाल पाओगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको सिस्टम मालूम है। होमोजाइगस या प्योर, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। होमो इज सेम, हेट्रो इज डिफरेंट। ये अपन ऐसा कैपिटल टी लिखते हैं, ऐसा हम स्मॉल टी लिखते हैं, ऐसा हम कैपिटल आर भी लिखते हैं। तो इमेजिन करो ये कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे आइडेंटिकल अलेल्स। स्मॉल टी का मतलब अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर आइडेंटिकल अलेल्स। कैपिटल आर का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर आइडेंटिकल अलेल्स को क्या कहेंगे? होमोजाइगस या प्योर कंडीशन। कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या मतलब? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर डिफरेंट अलेल्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट अलेल्स क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन। मैंने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हमको मालूम है ये प्योर है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। इसका मतलब एक होमोलोग क्रोमोसोम पर कैपिटल ए की अलेल है, दूसरे पेयर पर स्मॉल ए की अलेल है। क्लियर है? ये टर्म्स लिखेंगे। पहले हम लिख रहे हैं अलेल्स या अलेलोमॉर्फ्स। You should always chew your water and drink your food. मैं अलग चलता हूँ दुनिया से, और आप लोग मालूम चलेगा अलग चलना बहुत आसान है और काम का भी है। You should chew your food and drink your you should chew your water and drink your food means जो आप नहीं करते हो और करना चाहिए। ड्रिंक योर फूड का मतलब है उसको इतनी बार चबाओ, इतना आराम से चबाओ कि वो इतना बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको आप मुख गुहा, ओरल कैविटी, ऐसे हिंदी भी बहुत अच्छी है मेरी, बहुत अच्छी है। तो आपका जो बकल कैविटी है उसमें जितना बार आप चू करोगे खाना बेहतर रूप से, उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा अमाइलेज को काम करने के लिए, और जितना ज़्यादा अमाइलेज को काम करने को टाइम मिलेगा वो और म्यूकस और उसमें मिलता रहेगा। आप सोचो इतना लूगा हो जाएगा वो कि यू वुड हैव टू ड्रिंक इट, नॉट लिटरली, लेकिन ड्रिंक का मतलब है कि आप इतना उसको च्यू करो इतना ज़्यादा बार ताकि सलाइवेशन बहुत बेहतर हो, और जितना सलाइवेशन बेहतर होगा उतना एसिडिटी का प्रॉब्लम भी खत्म होता रहेगा, क्योंकि वो उतना एसिड को माउथ में ही न्यूट्रलाइज कर लेगा बाइकार्बोनेट आयन से। एंड च्यू योर पानी का मतलब ऐसे पानी नहीं पीना, प्यास लगती है आदमी बॉटल देता है ऐसे कहाँ पानी, हाँ सलाह मिक्स करने दो सलाइवा आगे। जितना टाइम आप पानी को मुंह में रखोगे उतना the first thing in the morning that you should do is sip your water। पानी लो ऐसे, सुबह लोग क्या करते हैं वो पता नहीं, वो कुल्ला पूरा रात का सलाइवा इकट्ठा हुआ आपने बाहर फेंक दिया। लोग तो लार को सलाइवा को चेहरे पे लगाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं जब। हाँ, मिट्टी विट्टी में धूल मिट्टी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको पिंपल्स हुए हैं, तो सलाइवा में क्या है? लाइजोजाइम। क्या करती है? तो फिर ये सिर्फ लिखने के लिए, हार्मोनल पिंपल्स नहीं है वो, तो जो एज के साथ हार्मोन्स आते हैं वो बोले सर ये तो जा ही नहीं रहा ठीक है। हाँ, अलेल्स या अलेलोमॉर्फ्स, मैंने कहा ना मैं काम आऊंगा आप लोगों के बहुत। अलेल्स या अलेलोमॉर्फ, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। आज से 15 मिनट पहले आपको बड़ा गुरूर था अपने वाय गुणसूत्र पर, चूर हो गया ना, मेरा भी हुआ था।
they are slightly different forms of the same gene. ब्रैकेट में लिख लेंगे, they differ in their nucleotide sequence. They differ in their nucleotide sequence. कि देयर कौन सा आएगा? ERE आएगा, EIR वाला आएगा? Where? There. हिंदी ही बोल लूं मैं. They differ in their nucleotide sequence. फिर next point, the alleles of the same gene, alleles of the same gene are located at the same position or locus, are located at the same position or locus of homologous chromosomes. The alleles of the same gene are located at the same position or locus of homologous chromosomes. याद रखना, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अलग अलग अलेल्स हैं. कैपिटल टी तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई, सेम अलेल्स हैं. कैपिटल आर स्मॉल आर ये दो अलेल्स हैं. ठीक है, ये अच्छा भाई आप नहीं समझ रहे. कैपिटल टी ये तो सेम अलेल्स हो गए, और सेम अलेल्स हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन है. लेकिन आपसे पूछा जाए हाइट के दो अलेल्स क्या हैं, तो कैपिटल टी नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी है. सीड शेप के दो अलेल्स क्या हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर है. लेकिन कैपिटल आर कंडीशन अगर है तो वो होमोजाइगस है. स्मॉल आर अगर कंडीशन है तो वो होमोजाइगस है. और कैपिटल आर और स्मॉल आर है हेटेरोजाइगस है. पोजीशन, इसलिए मैंने कहा ना पोजीशन और लोकस, पोजीशन को ही हम लोकस कहते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे होमोजाइगस या प्योर कंडीशन. होमोजाइगस या प्योर कंडीशन. में आइडेंटिकल अलेल्स या प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलेल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलेल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. Presence of identical alleles on homologous chromosomes. अब एग्जाम्पल से तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर. और नेक्स्ट हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन. Presence of different alleles on homologous chromosomes. Presence of different alleles on homologous chromosomes. मतलब एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर. बेसिक टर्म्स क्लियर. जीन क्या होती है, अलेल्स क्या हैं, प्योर कंडीशन और हाइब्रिड कंडीशन. ठीक है, अब इसमें पहले 3 साइंटिस्ट याद रखने हैं आपको. जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स हमको पता है मेंडल है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या एनिमल जेनेटिक्स बेटसन है, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर मॉर्गन है. तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर देंगे इधर यहां पर.
ये मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? शाबाश। ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई? पूछो यार। हाँ हाँ, मतलब ये, लेकिन ये तो पेट्रियार्कल सोसाइटी हमेशा से रही है। नहीं सुपीरियर नहीं, बट वो पेट, मतलब वही तो मैंने कहा ना, जीवन में जो हो रहा है वो जरूर सही है, जो हुआ है या हो रहा है वो सही हो। हाँ, मैं क्यों नहीं बनना चाह रहा? मैं को क्रिकेटर बनना था, मेरे को क्रिकेटर बनना था। नहीं, पर मैं पहुंच भी गया था जहां तक पहुंचना था। चोट, देखो ऐसे चोट है जीवन में, बात करेंगे उसकी हम। या आप इतने रंग तो इस्तेमाल कर रहे हो, ये मक्खियां भिन भिनाएंगे आपके रजिस्टर के आसपास। डन, लिख लिया ये तो। ठीक है, अब हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेंडल जेनेटिक्स। जितने साइंटिस्ट, जितने ईयर एनसीईआरटी में हैं वो सारे ध्यान रखने, उसके अलावा कोई साइंटिस्ट और कोई वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है। डन, ये तो आगे करूं। अब मेंडल जेनेटिक्स, आपको पहला तो ईयर पता होना चाहिए। 1856 से 1863 के बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स किस पर किए? गार्डन पी, बिल्कुल सही, गार्डन पी, जिसका नाम पाइसम सटाइवम, और क्रोमोसोम नंबर 14। ठीक है, पूरा भाषण नहीं लिख रहे आप, सिंपल लिख लें, पता है। मेंडल जेनेटिक्स, ईयर आपको याद रखना है, 1856 से 1863 के बीच में एक्सपेरिमेंट उन्होंने गार्डन पे या पाइसम सटाइवम पर किए। क्रोमोसोम नंबर है 14, और कितनी प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज यूज की? शाबाश। 7 कैरेक्टर थे, तो हर कैरेक्टर के दो दो रूप हैं, प्योर टॉल, प्योर डवार्फ, प्योर वायलेट, प्योर वाइट। तो कितने हो गए वेराइटीज? 14, मतलब 7 कैरेक्टर्स, वेराइटीज 14। तो इन्होंने 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज यूज्ड। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसी प्लांट को क्यों चुना? एक तो ये सीजनल नहीं था, साल भर इसको ग्रो कर सकते थे, जल्दी अपना लाइफ स्पैन, और 7, हाँ, इनमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, टॉल, डवार, वायलेट, वाइट, एक्सियल टर्मिनल, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो फटाफट ही पॉइंट्स लिखेंगे। मेंडल चोज गार्डन पी बिकॉज, 1 2 3 4, फटाफट। चोज गार्डन पी, चूज तो नहीं होगा ना, किया था, कर रहा है थोड़ी, नहीं मतलब कर रहा है तो मेंडल इज चूजिंग, मेंडल इज चूजिंग क्या स्टेटमेंट है? मेंडल इज चूजिंग डरावना स्टेटमेंट है, इसका मतलब अभी है। ऐसा हॉरर फिल्म का शौक ही नहीं है क्या आप लोगों को? है। मैंने ऑलमोस्ट सारी हॉरर देखी, फ्रेंच, स्पेनिश, अर्जेंटीनियन, डेनिश, सब, जिसके अंग्रेजी सबटाइटल्स हैं सब देखे। मतलब अंग्रेजी सबटाइटल होना जरूरी नहीं, तो फिर समझ नहीं आता, सिर्फ डर ही लगता है। हाँ,
नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन मैंने भुगता हुआ हूं मैं। ए बिडू लिखेंगे पहला, Mendel chose garden pea because पहला it could be culture, it could be grown throughout the year. It could be grown throughout the year. Second, seven pair of contrasting characters were present. Contrasting characters were present. तीसरा, it could undergo both self and cross pollination. It could undergo both self and cross pollination. Both क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। अब इंपॉर्टेंट है, जो सातों कैरेक्टर्स मेंडल ने यूज किए थे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका चार्ट या उसका जो टेबल है वो एनसीईआरटी में दे रखी है। तो मतलब मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स यहां पर लिए थे, 1 मिनट, यहां पर अपन नाम लिखेंगे कैरेक्टर का, और उस कैरेक्टर के 2 फॉर्म्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। अभी वो आप आएंगे डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब तो क्या है, बट ठीक है। यहां पर स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट में डोमिनेंट, टॉल और रिसेसिव, ड्वार्फ। ठीक है, फिर आप क्या ले लो, सीड कलर। सीड कलर में येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। अब ये चार्ट इसलिए क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप सीड कलर ले रहे हो तो उसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है, लेकिन जब आप फली, पॉड मतलब फली होती है, पॉड कलर की हम बात करते हैं तो उसमें ग्रीन और येलो रिसेसिव। तो ये जरूर आपको याद रखना है। बाकी तो है, सीड कलर में डोमिनेंट येलो है और पॉड कलर में डोमिनेंट ग्रीन है। पॉड फली, फली जो खाते हैं, ये ग्रीन, ये वो मटर नहीं हो, ध्यान रखना, मटर स्वीट भी होता है। क्या ले लो, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट, फिर तो बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाइट। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल। क्या रह गया आपके पास, सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड, और पॉड शेप, फूला हुआ इन्फ्लेटेड और सिकुड़ा हुआ कॉन्स्ट्रिक्टेड।
ठीक है, ये तो आसान है, मतलब इसमें बेसिकली यही याद रखना, सीड कलर और पॉड कलर वाले वेरिएशन आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अपन जब मेंडल जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मेंडल जेनेटिक्स से पहले आपको 3 सिस्टम पता होने चाहिए मेंडल के। पहला सिस्टम तो ये है कि मेंडल ने जीन को क्या कहा, फैक्टर्स कहा। अब हमें मालूम है ये फैक्टर्स या जीन्स जो हैं ये सिंगल होती हैं या पेयर्स में होती हैं, पेयर्स में, जिसको आप अलेल्स कहते हो। और तीसरा ये है कि हर एक कैरेक्टर को एक जीन पेयर कंट्रोल करेगा। मेंडल का सिस्टम समझने के लिए, मेंडल के पूरे सिस्टम में ये 3 बेसिक्स हैं। फैक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करेगा, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं और हर एक कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर या जीन्स काम करेंगी। तो ये लिख लिया स्टार्ट आपने। तो अब आप यहां पर मेंडल का यहां पर हेडिंग डाल देंगे मेंडल जेनेटिक्स। यार 1863 लिख लिया आपने। यार अब मेरे मतलब ऐसा, मेरे को थोड़ा वैसे मेरे को ईगो नहीं होता, लेकिन एक ईगो है कि ऐसे वो मेरे को बहुत, मतलब नोट से सवाल बाहर नहीं जाता, ऐसा वो कीड़ा घुसा हुआ है। तो 1856 1863 जो है वो लिखना है, बाकी कोई जरूरत नहीं याद रखने की, एनसीईआरटी में है इसलिए ध्यान रखना है। हाँ, तो पहले 3 पॉइंट्स लेंगे मेंडल जेनेटिक्स में। पहला, मेंडल कॉल्ड जीन एज फैक्टर्स। मेंडल कॉल्ड जीन एज फैक्टर्स, मतलब जीन शब्द वैसे किसने दिया था आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जोहानसन ने 1909 में। ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप बॉक्स में लिख सकते हो। द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय जोहानसन इन 1909। सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, नीट में नहीं पूछेगा। वॉज गिवन बाय या कॉइंड बाय जोहानसन। एक तो ये एन है, ये मेरा एन है। तो मेंडल कॉल्ड जीन एज फैक्टर्स। सेकंड, these factors occur in pairs. These factors occur in pairs. हाँ, मतलब नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं इनके। These factor occur in pairs। और तीसरा, each character या a single character, ऐसा कर लेंगे, a single character is controlled by one pair of genes। Single character is controlled by one pair of genes। ठीक है, तो मेंडल की जेनेटिक्स को एनसीईआरटी में 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और एक है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। 2 सिस्टम बताएं मेंडल के अपन को। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन का मतलब है मेंडल ने एक जीन एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी कैसे ट्रांसफर होती है उसको स्टडी करने के लिए क्रॉस किए। और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स का मतलब है मेंडल ने 2 जीन्स को एक साथ स्टडी करने के लिए जो क्रॉस किए गए। तो इसका मतलब एक जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने क्या यूज किया, जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और 2 जीन्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने क्या यूज किया, डायहाइब्रिड क्रॉस। अब मेरा एक सवाल है पहले तो, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक जीन का इनहेरिटेंस, तो अगर मेंडल को एक जीन का इनहेरिटेंस स्टडी करना है तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया होगा,
तीसरा पॉइंट क्या लिखा दिया अपन ने? तो अगर एक जीन को स्टडी करना है तो एट अ गिवन टाइम एक कैरेक्टर, यहां पे दो जीन्स को स्टडी करना है, दो कैरेक्टर्स। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को एक साथ थोड़ी स्टडी किया भाई, अलग अलग किया। एक स्टेम हाइट को लिया, पहले स्टेम हाइट को लेकर क्रॉस किया, उसको क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों किया? हाइट एक लक्षण को लेकर क्यों क्रॉस किया? क्योंकि उनका यह मानना था कि एक लक्षण को एक ही जीन कंट्रोल कर रही है। तो अगर एक जीन का इनहेरिटेंस स्टडी करना है तो वो एक सिंगल कैरेक्टर लेंगे। यहां पर कौन सा कैरेक्टर लिया उन्होंने? स्टेम हाइट। अब वो पढ़ेंगे अपन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाला। और यहां पर दो जीन्स का इनहेरिटेंस साथ साथ स्टडी करने के लिए दो कैरेक्टर्स लिए। कौन कौन से? सीड शेप और सीड कलर। वो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ये डाल दो, मतलब लिख लो पॉइंट्स फिर। ठीक है, हेडिंग डालेंगे फिर इसमें, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वो काम हो गया? हो गया, जबरदस्त। अरे तेरी, गुड। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसमें पॉइंट लिख लेंगे पहले। टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, to study the inheritance of one gene, Mendel employed monohybrid cross. To study the inheritance of one gene, Mendel employed monohybrid cross. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपन कल से चालू करेंगे। अभी यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो एक बार जी। क्रोमैटिन भी केमिकली डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, लेकिन वो ऐसे रेशो के रूप में न्यूक्लियस के अंदर बिखरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपना स्किन सेल है, अभी अपना स्किन सेल डिवाइड कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा। स्किन सेल तो तब डिवाइड करेगा जब कोई खरोच आ जाएगी। मेरे यहां पे कट लग गया, कट लग गया तो उसको रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए स्किन सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। अभी स्किन सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे, अभी वो डिवाइड नहीं कर रहे, तो वो कौन से फेज में है सेल साइकिल के? G0। तो जब कभी भी सेल G0 में हो, G1 में हो, S में हो, G2 में हो, उसका जो नेटवर्क है पूरा, डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए, ये पूरे न्यूक्लियस में धागे के रूप में बिखरा रहता है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। और जब वो डिवाइड करने के लिए प्रोफेज में पहुंचता है तो वो इकट्ठा या कंडेंस होकर क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। क्योंकि जब वो कंडेंस होगा तो आसानी से इक्वेटर पे, मतलब बीच में इकट्ठा हो सकता है, डिवाइड होकर सेपरेट हो सकता है। जब बिखरा हुआ होगा तो वो डिवाइड नहीं हो सकता इतना आसानी से। ठीक है, और कुछ? ये आपने नया तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए क्या किया आपने? एक चैप्टर के लिए एक कॉपी? इतनी रईसी हैं? अच्छा, मैंने कहा नहीं तो हर एक चैप्टर के लिए आपका एक।
पेपर था क्या संडे को? क्या है, लाओ दिखाओ। क्या आया था सवाल? कौन सा? वन 183 है कहाँ? अच्छा हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सी इंटरनल फॉस्फेट, ये हाँ बोनस है, ये हमारा क्वेश्चन लगा गया और ऑप्शन लगा गए। 183 बोनस। हाँ तभी तो बोनस दे रहा हूं। ये सवाल हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का नाम होता तो इसमें आंसर क्या करते? न्यूक्लियस। 111। एक मिनट मैं देख लूं। अ फैट हैज 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। हाँ सेकंड 111 का 2। हाँ करेक्ट कर दो और साइन करा देना मेरे। 112 लेसिथिन फर्स्ट फॉस्फोलिपिड। करो फर्स्ट। तक क्यों घबरा रहे? अपन सही है ना यार, कर लेंगे, हो जाएगा सही। तो इतना क्या लोड ले रहे हो? खुद ने गलत किया हो तो लोड लो। 1 सर 136 तो मैच द कॉलम कर लो यार। इसमें कॉटन फाइबर कर लो, सेल्यूलोस, एक्सोस्केलेटन कर दो, गाइड, क्या इसमें प्रॉब्लम? ग्लाइकोजन एक। हाँ तो करो ना तीनों करेक्शन, मेरे साइन करा देना अभी। 152 लीगल मेथड ऑफ, लीगल मेथड है, हाँ मतलब जो अलाउड है, याद रखना। तो नेचुरल, थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही हैं। फोर्थ नेचुरल मेथड है तो लीगली हुआ ना। अच्छा इसके हिसाब से थर्ड करना है यहां पे, गवर्नमेंट नेचुरल नहीं लेके थर्ड, ठीक है। क्यों दिमाग? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस सारों यूज हो सकते हैं। वन 90 के ऊपर करने लगेगा। ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली, तो हाँ फर्स्ट ही है। हाँ तो 195 का फर्स्ट। इन्युलिन में हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फ्रक्टोज के, और इंसुलिन में हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। 195 का 1 तो कहीं पर भी दे रखा हो गलत तो गलत ही होगा। 2 रॉन्ग सिर्फ मैथ्स में प्लस हो, मतलब 2 रॉन्ग्स मेक अ राइट इन मैथ्स, नॉट इन बायोलॉजी। 2 रॉन्ग्स इज इक्वल टू रॉन्ग। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव चार्ज? यार पॉजिटिव चार्ज किन अमाइनो एसिड? बेसिक अमाइनो एसिड्स, लाइसिन और आर्जिनिन। हाँ तो सेकंड नहीं दे रखा क्या 130 का? तो फिर यार ये मत करो यार। हाँ बेसिक अमाइनो एसिड्स। चलो भाई कल करेंगे, आ के पास यार।